ठीक है, तो आज हम लोगों को यूपी से रिलेटेड इश्यूज़ पर डिस्कशन करना है। पहले एक ओवरऑल जो है डिस्कशन हम करेंगे यूपी के जो है मौजूदा हालात को लेकर और अलग-अलग इसके रीज़न को हम लोग कैटेगराइज़ करके कि आखिर वेस्ट यूपी में किस तरीके के इश्यूज़ हैं, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में, इन सब से रिलेटेड इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यूपी के बारे में कुछ जनरल ओवरव्यू अगर हम डिस्कस करें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी को बीमारू स्टेट कहा जाता रहा है, एक कंसेप्ट रहा है। तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि भाई यूपी तो अब सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है इंडिया की, तो क्या अभी भी इसको हम बीमारू स्टेट कह सकते हैं? ये बीमारू स्टेट का कंसेप्ट क्या है? ये हमेशा एक बड़ा ट्रेडिशनल सा क्वेश्चन रहा है। दूसरा कि अब जो है इसको ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है कि ये इंडिया का ग्रोथ इंजन बन सकता है। तो क्यों बोला जा रहा है कि ये ग्रोथ इंजन बन सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? क्या पोटेंशियलिटी है? इस तरीके की चीज़ें जो हैं हमसे पूछी जा सकती हैं। दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं यूपी में, वो क्या और कैसे किस रूप में रहे, यूपी में डेवलपमेंट के क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, यूपी को बीमारू स्टेट कहा जाता रहा है। तो बीमारू स्टेट का कंसेप्ट बेसिकली क्या है? राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने जो नॉर्थ इंडिया के बहुत से स्टेट जो हैं सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड थे। तो वहाँ पर एक कमेटी बनी हुई थी, उन्होंने अपनी मतलब एक रिपोर्ट दी हुई थी। आशीष बोस जो हैं वो एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। उन्होंने पहली बार ये बीमारू स्टेट वर्ड जो टर्म था वो यूज़ किया था बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के लिए। बीमारू स्टेट बेसिकली वो स्टेट थे जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड थे और जहाँ पर डेवलपमेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ थी, जो डेवलपमेंट के जो वहाँ पर संभावनाएं थी वो बहुत सीमित वहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो इस वजह से इनको बीमारू स्टेट कहा जाता था। अब सवाल ये है कि इस बीमारू स्टेट के लिस्ट में यूपी को कैसे इंक्लूड किया गया? तो यूपी बीमारू स्टेट इसलिए कहा गया क्योंकि यूपी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। तो अब सवाल ये है कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में क्यों पिछड़ा हुआ था? यूपी में प्रॉब्लम क्या थी? यूपी की जो प्रॉब्लम रही है, पहली प्रॉब्लम अगर लास्ट 2 डिकेड से हम बात करें, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा 90 के बाद, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा वर्स्ट सिचुएशन यहाँ पर देखा जाता था। क्राइम अलग अलग तरीके के अलग अलग रीजन में देखे जाते थे। अगर हम वेस्ट यूपी में देखें तो वहाँ लैंड रिलेटेड जो क्राइम थे वो बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में देखे जाते थे, भूमि से संबंधित अपराध। पूर्वांचल में देखें तो यहाँ पर माफिया कल्चर बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ था अलग अलग रीजन में और ठेकेदारी बेसिकली जो है वो बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर देखी जाती थी और रंगदारी, अपहरण, इस तरीके की एक इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो गई थी। बुंदेलखंड में देखें तो कास्ट कन्फ्लिक्ट पर बेस पर जो है वह अलग तरीके की प्रॉब्लम, डकैत वहाँ पर जो हैं उनकी प्रॉब्लम अलग तरीके की रहती थी। तो ये पूरे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा अलग तरीके का परिवेश रहता था। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके यहाँ इन्वेस्टर नहीं आते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है कल्चर वो डेवलप नहीं हो पाता है। ये बिजनेस के लिए जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे नेगेटिव चीज़ होती है। अगर आपके यहाँ सिक्योरिटी नहीं है तो इकॉनमी वहाँ पर हो ही नहीं सकती है। तो एक बड़ा प्रॉब्लम था लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक जो जोग्राफिकल रीज़न होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के अंडर डेवलपमेंट में, वो तो यूपी के साथ था कि बंदरगाहों से इसकी दूरी थी, यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस तरीके का नहीं था, मिनरल्स उस तरीके के खनिज संसाधन जो और बाकी स्टेट में पाए जाते हैं वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर था वो प्रॉब्लम था कि कनेक्टिविटी का, कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत वीक था और इस वजह से इंटरनल मार्केट ही हम कैपिटलाइज नहीं कर पाते थे। बंदरगाह तक पहुँचना तो बहुत अलग बात है, जो इंटरनल मार्केट हमारा था, डोमेस्टिक मार्केट था यूपी का, वही कैपिटलाइज नहीं हो पाता था। तो यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी एक बड़े प्रॉब्लम के रूप में देखी जाती थी। थर्ड यहाँ पर ये देखा जाता था कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी आफ्टर 90। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर जो है अलायंसेस कोलिएशन गवर्नमेंट यहाँ पर देखी गई हैं और वो वहाँ पर भी जो है सरकारें पूरी 5 ईयर का टर्म कंप्लीट नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से पॉलिसी जो है पल्सेस की कंडीशन यहाँ पे रहती थी, पॉलिसी कंटिन्यूटी हो ही नहीं पाती थी। तो इसका भी एक बड़ा रीज़न रहा जिसकी वजह से यहाँ पर जो डेवलपमेंट के लिए एक अनुकूल माहौल होना चाहिए वो यहाँ पर डेवलप ही नहीं हो पाया। फिर बड़ा एक प्रॉब्लम रहा कास्ट और कम्युनल पॉलिटिक्स का। जाति और धर्म की राजनीति ने विकास के मुद्दों को, गवर्नेंस के मुद्दों को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो इस वजह से भी जो इसका जिस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो ओवरऑल जो है ये सब रीज़न रहे जिनकी वजह से यूपी का जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया
और यहाँ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर वो पीछे होता गया। इसमें एक और बड़ा जो रीज़न यहाँ पर इंक्लूड किया जाए कि जब आपके यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, तब आपका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता, यानी एजुकेशन और हेल्थ। तो एजुकेशन और हेल्थ में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं। तो इसलिए जो सोशल एटीट्यूड था वो वहाँ पर ट्रेडिशनल सोसाइटी का बना रहा, यानी वीमेन के अगेंस्ट वहाँ पर क्राइम जो है बहुत ज़्यादा यहाँ यूपी में देखे गए। कास्ट जो बेस्ड क्राइम है, अभी भी जो रिपोर्ट बता रहे हैं, एनसीआरबी के डेटा बता रहे हैं कि अगर लास्ट ईयर की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट जो वायलेंस पूरे देश में हुआ है उनमें सबसे अधिक नंबर जो है वो यूपी का ही है। तो यहाँ पर जो ये फ्यूडल मेंटेलिटी थी, कास्ट मेंटेलिटी थी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर खाप पंचायतों की प्रॉब्लम्स यहाँ पर। तो सोशल एटीट्यूड जब अगर आपका इस तरीके का रहता है, कंजर्वेटिव रहता है, तो भी डेवलपमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती। तो बेसिक प्रॉब्लम जो है यहाँ पर इस तरीके के रहे। लेकिन यूपी में फिर ऐसा क्या हुआ कि इधर बीच कुछ चेंजेस आए हैं। तो चेंजेस किस तरीके से आए थोड़ा उसको हम समझते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री यूपी का समझना होगा कि कैसे कैसे यूपी इवॉल्व किया है। तो पहले तो ये समझिएगा कि अगर हम यूपी की हिस्ट्री देखें तो संयुक्त प्रांत था। यूपी जो है संयुक्त प्रांत के रूप में देखा जाता था प्री इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किया गया। और यहाँ पर जो फर्स्ट फेज़ था यूपी की पॉलिटिक्स का, तो उस फर्स्ट फेज़ में टिल 1967 1967 तक अगर हम बात करें तो एलिटिस्ट जो है पॉलिटिक्स यहाँ पर देखी जाती थी। एलिटिस्ट पॉलिटिक्स का मतलब है कि जो अपर कास्ट थे उनका ही डोमिनेंस वह यूपी के पॉलिटिक्स में देखा जाता था। आप चाहे तो यहाँ पर पहले हमारे चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत को देखिए, या संपूर्णानंद जी को देखिए यहाँ पर, या कमलापति त्रिपाठी को, सुचिता कृपलानी को, जितने भी हमारे शुरुआती दौर के चीफ मिनिस्टर थे वो सब अपर क्लास से वहाँ पर बिलोंग करते थे। तो एक एलिटिस्ट डेमोक्रेसी या एलिटिस्ट पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन 1967 के बाद यूपी की पॉलिटिक्स में बहुत तेज़ी के साथ चेंजेस आए। 1967 में क्या हुआ कि यहाँ वेस्ट यूपी जो हमारा था वह ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्रभावित हुआ, हरित क्रांति से। हरित क्रांति ने यहाँ पर हरित क्रांति आई क्यों वेस्ट यूपी में और ईस्ट यूपी में क्यों नहीं आई, थोड़ा सा इसको भी यहीं पे समझते हुए चलते हैं। वेस्ट यूपी क्या है कि ये जो एरिया है वेस्ट यूपी का, ये परमानेंट सेटलमेंट का एरिया नहीं था, ये महालवाड़ी एरिया था यहाँ पर, और लैंड होल्डिंग साइज यहाँ पर बड़ी है। वे ईस्ट यूपी की तुलना में पॉपुलेशन डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं रही है। तो लैंड होल्डिंग साइज होने की वजह से साइंटिफिक एग्रीकल्चर करना यहाँ पर रिलेटिवली आसान था, जो कि हरित क्रांति की पहली नीड थी। दूसरा क्या था कि अंग्रेजों के समय में ही यहाँ पर शारदा नहर, गंग नहर का जो विकास हुआ था उसने इरिगेशन सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया था। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी एग्रीकल्चर में ज़्यादा बेहतर करने की। और तीसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बांगर भूमि है। पूर्वी यूपी जो है खादर भूमि था, फ्लड वगैरह से प्रभावित था, तो वहाँ पर अगर उर्वरता है भी, अगर पूर्वी यूपी की हम बात करें तो भी, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से जो है बाढ़ वगैरह आ जाते हैं तो फसलें बर्बाद हो जाती थी। यहाँ रिलेटिवली ये चीज़ जो है इनके फेवर में यहाँ पर थी। तो एक तो ये एक बड़ा रीज़न यहाँ पे रहा। फिर इसके बाद जो है गवर्नमेंट की जो सब्सिडी वगैरह थी उनका भी लाभ इन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से लिया, चाहे एमएसपी पॉलिसी आई हो या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में जो इंसेंटिव वगैरह दिए जा रहे थे उनका भी इन्होंने अच्छे तरीके से बेनिफिट यहाँ पर उठाया। दूसरी चीज़ थी कि इनके पास मार्केट हमेशा से अवेलेबल था। दिल्ली एनसीआर का बेल्ट है ये, तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होगा दिल्ली में सीधे वहाँ पर वह रीच वहाँ पर रहेगा। तो वेस्ट यूपी जो है यहाँ पर साइंटिफिक जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, हरित क्रांति आई, हरित क्रांति का ज़बरदस्त यहाँ पर प्रभाव देखा गया। हरित क्रांति का जब प्रभाव यहाँ पर वेस्ट यूपी में हुआ तो इसने एक नया क्लास इमर्ज करा दिया यहाँ पर। अभी तक जो हमने कहा कि अपर कास्ट डोमिनेंस ही हर जगह पर था यूपी में, यहाँ पर एक नया चेंज आया। इंटरमीडिएट कास्ट जो थे बेसिकली वही एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। तो यहाँ का जो इंटरमीडिएट कास्ट था जैसे जाट हुए, तो यहाँ पर उनका बहुत तेज़ी के साथ इमर्जेंस हुआ, इकोनॉमिकली वो ज़्यादा प्रॉस्परस यहाँ पर हुए। तो इसको बुलक कैपिटलिस्ट भी बोला जाता है कि इनको इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है बुलक पूंजीपति। तो बुलक कैपिटलिस्ट का मतलब था कि एक पेयर बुलक है और उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड है। इस तरीके से एक क्राइटेरिया वहाँ पर बोला जाता था। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ एक स्कॉलर थे जिन्होंने ये टर्म यूज़ किया हुआ था। तो यहाँ पर मतलब ये था कि जो यहाँ के किसान थे वो आर्थिक रूप से मजबूत हुए। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझना है कि अमूमन जो है कोई भी सोसाइटी होती है तो वहाँ पर जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, सामाजिक स्तरीकरण होता है, उसमें जो लोअर स्ट्रेटा होता है, निचली जो वर्ग होते हैं, जातियाँ होती हैं, अगर वो अपना अपवर्ड मूवमेंट चाहती हैं कि हम अपने स्थिति में थोड़ा बदलाव लेकर आएँ,
तो वहाँ पर अलग अलग तरीके होते हैं अपवर्ड मूवमेंट के। अगर हम देखें साउथ इंडिया में, तो वहाँ पर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच में अच्छा खासा कन्फ्लिक्ट हुआ था, लड़ाई हुआ था। और गैर ब्राह्मण ने जो है वहाँ पर वायलेंट प्रोटेस्ट वगैरह के माध्यम से अपना पावर गेन किया था। लेकिन हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, स्पेशली यूपी की बात करें, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से चल रही थी। ये जो इंटरमीडिएट कास्ट थे यहाँ के, जाट गुज्जर जो है वेस्ट यूपी के, तो यहाँ पर बेसिकली इन लोगों ने जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी गेन किया, तो इन्हें ये लगा कि इनका सोशल स्टेटा में तो कोई चेंज आया नहीं, सामाजिक स्थिति वैसी ही वैसी रही, सामाजिक रूप में वैसे ही उपेक्षित और भेदभावपूर्ण व्यवहार, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत थे। तो ऐसे में इनको पहली बार पॉलिटिकल जो है रियलाइजेशन हुआ, पॉलिटिकल कॉन्शसनेस इनके अंदर, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ कि हम नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा हैं और इकोनॉमिकली हम इतने प्रॉस्परस हैं कि हम अपने कम्युनिटी को मोबिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से इनको ये इंस्पिरेशन मिला कि अगर हम पावर ब्लॉक के रूप में हम अगर पावर गेन करने की कोशिश करें तो अपने सोशल स्टेटा में भी चेंज ला सकते हैं। तो यहाँ से ये एक पावर ब्लॉक के रूप में ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट किए। यानी इन्होंने जो डेमोक्रेसी की एक ताकत थी कि अगर न्यूमेरिकल पावर आपके पास है, संख्यात्मक शक्ति है, तो आप राजनीतिक शक्ति हासिल करके अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर ये काम स्टार्ट किया और यहीं से जातिगत राजनीति का पहला दौर स्टार्ट हुआ। और जातिगत राजनीति का ये जो पहला दौर यूपी में था, ये गलत नहीं था, ये बुरा नहीं था, क्योंकि जातिगत राजनीति का जो पहला दौर था उसका पहला मकसद था सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, कि हमारी जो सामाजिक स्थिति पिछड़ी है और जो हम अभी आज तक जो है वह एक लीडर के रूप में नहीं देख रहे थे, यहाँ पर जो है अब हम एक लीडर के रूप में अपने आप को स्टेब्लिश करेंगे। ये जो चाहत थी पिछड़ी जातियों में, उसने इन्हें लामबंद किया और ये राजनीति में यहाँ पर प्रवेश किए। इसका सीधा इम्पैक्ट ये दिखा 1967 में यूपी के इलेक्शन में चौधरी चरण सिंह ने एक अपनी पार्टी बनाई जो जाट नेता थे, और बीकेडी जो यहाँ पर भारतीय क्रांति दल था, उन्होंने वहाँ पर पार्टी बनाई और 1967 के चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई और यूपी के पहले नॉन कांग्रेसी जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में वो वहाँ पर अपॉइंट भी किए गए। तो इस तरीके से एक बड़ा चेंज आया, पॉलिटिकल चेंज आया कि एक तो कांग्रेस से नॉन कांग्रेस जो है पार्टी की तरफ पावर जो है वो मूव किया, और दूसरा कि यहाँ पर जो अपर कास्ट डोमिनेंस था वहाँ से जो इंटरमीडिएट कास्ट थे उनकी तरफ पावर ट्रांसफ़र यहाँ पर हुई। तो एक बड़ा चेंज यहाँ पर आया। लेकिन 1967 के बाद, चौधरी चरण सिंह के बाद, फिर से पुरानी स्थिति यहाँ पर आ गई। यानी फिर से जो है अपर कास्ट डोमिनेंस ही यहाँ पर टिल 1977 तक दिखाई दिया। इस बीच में चंद्रभान गुप्ता से लेकर कमलापति त्रिपाठी से लेकर बहुत से लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किए गए। 1977 में फिर से यहाँ पर राम नरेश यादव जी वो जनता पार्टी के थ्रू जो है वो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बनते हैं। तो एक थोड़ा सा वहाँ पर चेंज आया, लेकिन कुछ दिनों तक ही उनकी सरकार रही और फिर से पुरानी जो स्थिति थी, लेटेस्ट पॉलिटिक्स वही टिल 1990 तक बनी रही। यानी यूपी की राजनीति में जो पहला चरण 1990 के पहले का था, वह यहाँ पर अभिजात्यवादी राजनीति थी, ऊंची जातियों का ही वर्चस्व यहाँ पर बना रहा है। अब अगर 1990 के बाद हम देखें तो यहाँ से चीज़ें जो है यूपी में बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं। यूपी में क्या हुआ कि मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। मंडल की पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई 1989 के बाद से ही, जब ओबीसी रिजर्वेशन यहाँ पर सरकारी नौकरियों में दिया गया और इस रिजर्वेशन की वजह से दो वर्गों में जो है यूपी विभाजित हो गया। एक जो रिजर्वेशन से बेनिफिटेड थे और एक जो रिजर्वेशन से जो है वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के अगेंस्ट थे। तो इस तरीके से एक जातिवादी राजनीति यहाँ पर स्टार्ट हुई। इस जातिवादी राजनीति ने किया क्या कि यहाँ पर जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो हैं अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई दी। जैसे ओबीसी पॉलिटिक्स को जो है रिप्रेजेंट करते हुए सपा यहाँ पर दिखाई दी और सबसे बड़े चेहरे के रूप में मुलायम सिंह यादव जी यहाँ पर देखे गए। दूसरी तरफ दलित पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो चुका था, काशीराम जी वहाँ पर लीड कर रहे थे और उनके सपोर्ट से जो है मायावती जी जो हैं एक बड़ी फेस के रूप में यहाँ पर इमर्ज कर रही थी। अभी तक 90 के पहले तक यूपी के पॉलिटिक्स में कांग्रेस का ही डोमिनेंस यहाँ पर था, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक अब धीरे धीरे खिसकना स्टार्ट हो गया। अभी तक जो है जो यहाँ पर ओबीसी कांग्रेस के साथ था, जो शेड्यूल कास्ट कांग्रेस के साथ था, अब ओबीसी सपा के साथ चला गया और एससी जो है वो बसपा के साथ चला गया। तो इस तरीके का यहाँ पर चेंज ये देखा गया। दूसरी तरफ 92 में जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश किया गया, उसके बाद से जो रिलीजियस पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, तो बीजेपी जो है अपर कास्ट को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में सफल रही और कांग्रेस का अपर कास्ट भी उनके पास चला गया। अब बचा केवल मुस्लिम।
वोट बैंक। और मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो है कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों ने अप्रोच करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। और 92 के बाद इस तरीके से माइनॉरिटी और मेजॉरिटी पोलराइजेशन जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गया कि मुस्लिम जो है वोट बैंक की भी लड़ाई चल रही है, हिंदू वोट बैंक की भी लड़ाई चल रही है। अब इस वजह से पूरा यूपी में क्या हुआ कि कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी ऐसी नहीं थी जो पूरे यूपी को रिप्रेजेंट करे और सभी जो क्लासेस हैं, सभी सेक्शंस हैं, उन सबको जो है अपने साथ जोड़ सके। इसलिए किसी की भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं आई। तो शुरुआत में मायावती जी और मुलायम जी जो हैं साथ में आए, लेकिन कन्फ्लिक्ट हुआ, नहीं चल पाया। फिर बीजेपी और मायावती जी बसपा आई साथ में, फिर वो नहीं, कोलिएशन चल पाया। सरकारें अस्थिर रहीं। राजनीतिक अस्थिरता ने नीतिगत अस्थिरता को जन्म दिया और इस वजह से जो यूपी का विकास होना चाहिए था वो यूपी का विकास नहीं हो पाया। 2007 में यूपी की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा चेंज आया जब यहाँ पर बसपा ने पहली बार सोशल इंजीनियरिंग या रेनबो अलायंस का जो है एक नारा, एक स्लोगन यहाँ पर दिया। पहली बार कास्ट सिस्टम के जो एक्सट्रीम दो पोल थे यानी ब्राह्मण और दलित, वो एक साथ एक मंच पर यहाँ पर आए। बसपा ने ब्राह्मण और दलित वोट बैंक को एक साथ वहाँ पर मैनेज किया और मेजॉरिटी गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर आई। बसपा जब 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट कर रही थी तो इस दौरान बसपा की तारीफ भी बहुत सी चीज़ों पे की गई। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बहुत से लोगों का ये मानना रहा कि उस दौरान काफ़ी काम वहाँ पर किया गया। इसका एक बहुत बड़ा वजह था कि यूपी जो लैग कर रहा था कि एक 5 ईयर की जो है कोई गवर्नमेंट अभी तक आ नहीं रही थी। लेकिन ये पहली बार हुआ कि यहाँ पर 5 साल की एक सरकार आई तो इसने जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर लेकर आया। 2012 में सपा ने वही एक्सपेरिमेंट किया जो 2007 में बसपा ने किया। फ़र्क इतना था कि सपा ने MY फैक्टर को जो है ज़्यादा वहाँ पर तरजीह दिया, यानी जो OBC थे, स्पेशली जो यादव थे वो तो साथ में थे ही, OBC यूनिटी को अपने साथ वहाँ पर इंटैक्ट रखा और दूसरा मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा। तो इस फैक्टर ने जो है 2012 में सपा को मेजॉरिटी गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर सत्ता में लाया। 2012 से लेकर 2017 के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट हुए और अलग अलग जो है ऐसे स्कीम्स चलाए गए जो सोशली जो है वीकर सेक्शन के लिए, डिप्राइव सेक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते। तो इस दौर में भी जो है चूँकि स्टेबिलिटी थी तो इस स्टेबिलिटी का सीधा असर दिखा कि सरकारों ने कई स्कीम वगैरह यहाँ पर वो लेकर आई। लेकिन अभी भी जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी यूपी की वो अभी बनी हुई थी। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस यहाँ पर था, एजुकेशन हेल्थ यहाँ पर नहीं था, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट यहाँ पर नहीं था, ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर बनी रही। 2017 तक आते आते यूपी की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल गई। और ये क्यों बदल गई थी पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। और ये नेशनल पॉलिटिक्स और यूपी की पॉलिटिक्स दोनों एक साथ यहाँ पर बदल रही थी 2014 के बाद। असल में 90 के बाद से जो हमारा पॉलिटिक्स है उसको 3 चीज़ें सबसे अधिक प्रभावित कर रही हैं। पहला है रिलीजन, दूसरा है कास्ट और तीसरा है क्लास। 3 आइडेंटिटी हमारी होती हैं, एक हमारा रिलीजियस आइडेंटिटी, एक हमारा कास्ट आइडेंटिटी और एक हमारा क्लास आइडेंटिटी यानी वर्गीय यहाँ पर जो है पहचान। तो धार्मिक राजनीति और जातिगत राजनीति तो आप समझ रहे हैं। वर्गीय राजनीति का मतलब ये था कि 90 के बाद ग्लोबलाइजेशन ने मार्केट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया एक नए फैक्टर के रूप में। अब यहाँ पर एक कंज्यूमर क्लास धीरे धीरे इमर्ज हो रहा था पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग यूपी, और इसके एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा थे। हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा, हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अच्छी सड़कें चाहते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर चाहते हैं। तो ये जो नया वर्ग था, ये एक क्लास, ये इकोनॉमिक क्लास था जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर चाहता है। तो ये भी एक नया वोट बैंक जो है वो आ रहा था जो केवल जाति से प्रभावित नहीं था, धर्म से प्रभावित नहीं था, बल्कि वो डेवलपमेंट के इशू पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दे रहा था। तो आप 2014 में अगर नोटिस करेंगे मोदी जी की सफलता में इन 3 फैक्टर का बड़ा योगदान रहा। कैसे यहाँ पर योगदान रहा, थोड़ा इसको भी थोड़ा ब्रीफ में समझिएगा, इससे आज की पॉलिटिक्स को आपको कनेक्ट करना थोड़ा आसान रहेगा। पहली चीज़ तो ये रही कि मोदी जी की एक अपनी एक इमेज थी जो हिंदुत्व ब्रांड की इमेज थी। तो इसकी वजह से जो है एक तरफ हिंदू वोट बैंक जो है उनकी तरफ पोलराइज तो हो ही रहा था। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर था, अभी तक बीजेपी जो है अपर कास्ट की पार्टी के रूप में ही थी और वो इमर्ज नहीं कर पा रही थी कि वह सभी हिंदू को पोलराइज कर पाए। ये उसके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स जो है यूपी के साथ साथ और जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। लेकिन 2014 तक आते आते इंक्लूडिंग यूपी, नॉर्थ इंडिया में एक ट्रेंड दिख रहा था।
ट्रेंड ये दिख रहा था कि ओबीसी यूनिटी वो बहुत तेज़ी से ब्रेक डाउन हो चुकी थी। यानी वो जो 1967 में हमने ओबीसी मोबिलाइजेशन देखा था और जिसका असर राजनीति में देखा था, अब वो एकता 2014 तक आते आते टूट चुकी थी। ये टूट क्यों गई थी? क्योंकि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा था कि 90 के बाद जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे थे या सोशल जो बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे थे, वो एक पर्टिकुलर क्लास तक वह कन्फाइंड होते हुए दिखाई दे रहे थे। एक परसेप्शन बनता गया कि जिससे जो है ओबीसी में यादव वर्सेस नॉन यादव एक तरीके का डिवीज़न यहाँ पर स्टार्ट हो गया कि जो नॉन यादव कम्युनिटी है उनको ये लगने लगा कि जो गवर्नमेंट है, स्पेशली ओबीसी गवर्नमेंट, तो सपा यहाँ पर थी, तो ये लगने लगा कि ये जो गवर्नमेंट है ये कहीं ना कहीं जो है बायस्ड है और यह केवल एक पर्टिकुलर कास्ट या क्लास को ही जो है प्रमोट यहाँ पर कर रही है। तो इस वजह से नॉन यादव जो यहाँ पर थे उनके अंदर एक तरीके का ये सेंटिमेंट यहाँ पर डेवलप होता गया और बीजेपी इसको एक्सप्लोर करने में, कैपिटलाइज करने में सफल रही, क्योंकि नॉन यादव जो कम्युनिटी थी वो बीजेपी के साथ जुड़ना स्टार्ट कर दी थी और बीजेपी ने बहुत से ऐसे जो हैं नॉन यादव जो कम्युनिटी अलग अलग थी उनके लीडर्स को भी अपने साथ जोड़ा, उनको प्रमोट वहाँ पर किया। यही चीज़ यूपी में यहाँ पर देखा गया था। तो एक तरफ ये जो यहाँ पर डिवीज़न हुआ था, दूसरी चीज़ क्या थी कि बीजेपी 2014 में गुजरात मॉडल के नाम पर आई थी कि भाई जो है कांग्रेस में करप्शन था, स्कैम हुए थे, तमाम तरीके की चीज़ें हुई थी और अब हम आ रहे तो गुजरात मॉडल लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएंगे, डेवलपमेंट लेकर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लेकर आएंगे। तो ये एक तरीके का चीज़, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन था कि 2014 में बीजेपी को जीत वहाँ पर हासिल हुई थी। सेम चीज़ 2017 में रिपीट हुई यूपी के इलेक्शन में कि जहाँ पर धार्मिक राजनीति तो थी उसका एक फैक्टर, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगा जो 2013 का हुआ था 2017 तक वो कैरी कर रहा था उसके जो परसेप्शन, तो पोलराइजेशन तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर था। और दूसरा हमने कहा कि जो ओबीसी यूनिटी थी वो तो ब्रेकडाउन हो चुकी थी, इस वजह से जो है यहाँ पर गैर जो ओबीसी थे, वो यादव ओबीसी, वो बीजेपी के साथ जुड़े। स्पेशली इस वक्त बीजेपी के जो अध्यक्ष थे स्टेट के केशव मौर्य, तो मौर्य कम्युनिटी, पटेल कम्युनिटी, इस तरीके के बहुत से अलग अलग जो है निषाद कम्युनिटी, ये सब छोटे छोटे जो पॉकेट्स में जो अलग अलग कम्युनिटी थी वो सब बीजेपी के साथ जुड़ गई। और तीसरा जो डेवलपमेंट का मॉडल यहाँ पे बार बार बोला जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार, कि गवर्नमेंट दोनों जगहों पर रहेंगी तो जो सिनर्जी होगी वो योजनाओं की ज़्यादा अच्छी रहेगी और डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो इन फैक्टर ने यूपी में जो है बीजेपी को लाया। अब अगर हम 2017 से 2023 तक देखें तो यहाँ पर यूपी ने काफ़ी फील्ड में जो है अचीवमेंट हासिल किया है। अचीवमेंट कैसे हासिल किया है? आज की स्थिति ये है कि यूपी सेकंड लार्जेस्ट जो है वो इकॉनमी बन चुकी है, जबकि इसी दौरान कोविड आया हुआ था, उसके बावजूद सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी का दूसरा स्थान हो चुका है, सेकंड पोजीशन है। टूरिज्म में, पर्यटन में यूपी का देश में दूसरा स्थान है, ये एक बड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यूपी में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुए वहाँ पर 32 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया गया। या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर यूपी में देखें तो काफ़ी तेज़ी के साथ हाईवे यहाँ पर बने, रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर बड़ी इफेक्टिव हुई है, तो ये भी डेवलपमेंट को जो है ट्रिगर यहाँ पर कर रहा है। इन सब के साथ साथ अगर देखें तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका एक जो सबसे बड़ा इमेज यहाँ पर बिल्ड हुआ है वो है बुलडोजर जस्टिस का जो कंसेप्ट वहाँ पर आया, या लाइन ऑर्डर, कि अपराध मुक्त राज्य की जो छवि है वो यूपी की बनती गई कि यहाँ पर जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाती है और इसने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यूपी की सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर थी। तो इन चीज़ों का असर 2022 के इलेक्शन में दिखाई दिया। 2022 के इलेक्शन में जाति, धर्म, वर्ग की राजनीति तो थी, एक नया चीज़ यहाँ पर यह देखा गया कि एक लाभार्थी वर्ग भी आया। कोविड के बाद से लगातार जो है गवर्नमेंट वो जो वीकर सेक्शन था उसको खाद्यान्न की आपूर्ति कर रही थी, सोशल सर्विसेज वहाँ पर दे रही थी, उसका असर दिखाई दिया कि वहाँ पर जो है खाद्यान्न के बाद जो लाभार्थी वर्ग था उसने भी यूपी में बीजेपी को वोट किया और यहाँ पर जो है उनकी सत्ता यहाँ पर आई। तो इस तरीके से यूपी की जो राजनीति है वो यहाँ धीरे धीरे इस तरीके से इवॉल्व होती रही। अब इन सब चीज़ों में दो तीन जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर बनेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का इम्पोर्टेंस क्या है, यूपी का महत्व क्या है, आपको क्या लगता है? पहले तो ये यहाँ पर समझना होगा। यूपी का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। पॉलिटिकल अगर इम्पोर्टेंस हम देखें तो यूपी जो है वह 9 प्राइम मिनिस्टर दे चुका है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर है। दूसरा अगर हम देखें कि यूपी जो है वहाँ पर सबसे अधिक लोकसभा की सीटें, सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं यूपी से, तो ये चीज़ें यूपी में यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस तो देश में है ही यहाँ पर।
अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात यहाँ पर करें, तो अभी जैसे हमने कहा सेकंड लार्जेस्ट जो है इकॉनमी यूपी इस वक्त है यहाँ पर। और यूपी जो है वह पोटेंशियल का रीज़न है। कहा जाता है कि अगर यूपी डेवलप कर जाए तो पूरे के पूरे इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो सबसे बेहतर वहाँ पर हो जाएगा। इसीलिए इसको ग्रोथ इंजन के रूप में देखा भी जा रहा है, क्योंकि जहाँ सबसे अधिक आबादी आपकी रह रही है, अगर उसका डेवलपमेंट नहीं होगा तो वही आपकी गरीबी का वजह बनेगा। यानी देश का पर कैपिटा इनकम वह कम इसलिए है क्योंकि यूपी में पर कैपिटा इनकम कम है। इतनी बड़ी आबादी अगर ग्रो कर जाए, अगर यूपी स्टेट ग्रो कर जाए, तो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर कंट्री वो ग्रो कर सकता है। तो यूपी में बहुत सी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हैं कि ये इकोनॉमिक फैक्ट सेक्टर में आगे बढ़ सकता है। तो कोई ये पूछ सकता है कि यूपी में कौन सी इकॉनमी की संभावनाएं हैं, क्योंकि यूपी जो है यहाँ पर न मिनरल्स हैं अच्छे तरीके से, न इस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर है। तो क्या यूपी में क्या संभावनाएं हैं, थोड़ा उसको भी समझते चलिएगा। यूपी की आर्थिक संभावनाएं क्या है, राजनीतिक महत्व तो आप जानते ही हैं। आर्थिक संभावना की हम बात करें तो एक चीज़ समझिएगा, 1990 के बाद जो हमने इकोनॉमी का मॉडल अपना अपनाया है ना, वो इकोनॉमी का मॉडल जो है वो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग रहा है या नहीं रहा है, इस पर हमने काफ़ी सोचा नहीं है। हमने बस कॉपी पेस्ट कर दिया कि जो यहाँ पर सारे देश में जो इन्वेस्टमेंट मतलब जो इकोनॉमिक मॉडल चल रहा था वही हमने यूपी में इंट्रोड्यूस कर दिया। और यूपी के पिछड़ेपन की वजह बहुत बड़ी ये है। अब इसका रीज़न क्या है, थोड़ा इसको समझिएगा। यूपी में मिनरल्स नहीं है, सही बात है। यूपी में उस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता है जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन और हम स्टेट की बात कर रहे हैं। तो यूपी का स्ट्रेंथ अलग है, यूपी के स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ का जो है वो डेवलपमेंट प्लान बनना चाहिए। अब देखिए इसका स्ट्रेंथ क्या है और यहाँ पे क्या संभावनाएं थी। पहली चीज़, ट्रेडिशनल रूप में देखें तो यूपी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हब माना जाता रहा है। यहाँ पर आप जो है सहारनपुर जाइए, लकड़ी का जो है उद्योग पूरा का पूरा, मेरठ में आप जाइए खेल कूद की सामग्री वहाँ पर आपको मिलेगी। आगरा आप जाइए लेदर इंडस्ट्री आपको मिलेगा, कानपुर में लेदर इंडस्ट्री मिलेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको मिलेगा, भदोही, बनारस, लखनऊ, इन सब एरिया में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो है कालीन उद्योग या बुनकर उद्योग यहाँ पर मिलेगा, यानी हैंडलूम इंडस्ट्री यहाँ पर। या अगर आप प्रतापगढ़, रायबरेली जैसे इलाकों में जाएंगे तो बागवानी यहाँ पर आंवला मिल जाएगा, आम मिल जाएगा, अमरूद मिल जाएगा। बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर रही हैं। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हब रहा है ये रीज़न, तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। लेकिन 90 के बाद यहाँ पर जो डेवलपमेंट मॉडल था वो इंडस्ट्री सेंट्रिक और जो है वह अर्बन सेंट्रिक रहा। उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट न करने का मतलब क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी वो कम्पिटिटिव हमने बनने पे कभी फोकस नहीं किया। हमें उनको जो इनपुट देना था, जैसे हमें उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देनी थी हमने नहीं दिया, उनको मार्केटिंग स्किल देना था, उनकी पैकेजिंग का तरीका बदलना था, उनकी ब्रांडिंग को ज़्यादा बेहतर करना था, हमने इस पर कभी काम ही नहीं किया। तो इस वजह से हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी आफ्टर 1990 वो धीरे धीरे कमज़ोर होती गई और यूपी के पिछड़ेपन को और ज़्यादा इन्होंने गहन कर दिया। पहले जो रोज़गार था भी वो यूपी में 90 के बाद और कम होता गया, क्योंकि आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा रोज़गार दे रहा था वो ख़त्म हो गया। तो एक पहला प्रॉब्लम यहाँ पर समझिए कि जो लघु मध्यम उद्योग है वो हमने कैपिटलाइज नहीं किया है। और अगर आपसे पूछा जाए डेवलपमेंट क्या प्लान होना चाहिए यूपी का, तो फर्स्ट नंबर पे ये होना चाहिए, क्योंकि ये आपका ट्रेडिशनल नॉलेज है। यू आर ऑलरेडी स्किल्ड इन दिस फील्ड, आप यहाँ पर पहले से ही कौशल युक्त हैं, तो यहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। तो एक तो फैक्टर यहाँ पर ये था। दूसरा फैक्टर समझिए क्या है। दूसरा फैक्टर ये हुआ कि देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी यूपी की, थोड़ा उसके बारे में और ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप देखेंगे तो आप वेस्ट यूपी में जाइए, वेस्ट यूपी में मैक्सिमम जो इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वहाँ पर जो हिंदू थे, पंजाबी थे, वो वहाँ पर मालिक के रूप में थे। और मैक्सिमम मजदूर जो हैं वो मुस्लिम वहाँ पर थे। आप भदोही में आइए, आप बनारस में आइए, ये बुनकर उद्योग में कौन लगा हुआ है, कालीन उद्योग में कौन लगा हुआ था, इसमें मैक्सिमम मुस्लिम लोग लगे हुए थे। आप यहाँ पर आइए लेदर इंडस्ट्री में, तो हमारे यहाँ जो है चमड़े के उद्योग में सबसे अधिक कौन लगा हुआ था, अनुसूचित जाति के लोग लगे हुए थे, मुस्लिम समाज के लोग लगे हुए थे, यानी जो हमारे समाज का सबसे कमज़ोर पिछड़ा वर्ग था। जब लघु और मध्यम उद्योग कमज़ोर हुआ तो सबसे अधिक असर समाज के कमज़ोर वर्गों पर पड़ा। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि महिलाओं का श्रम बल में भागीदारी जो है वह घटा क्यों है।
आप सोचिए कि 90 के बाद 90 में जो है लगभग 42-44% जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वीमेन का रोल हुआ करता था। आज जो है वो घटकर 17-18% हो गया है। जबकि आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में महिलाओं को तो बाहर ज़्यादा मौका मिल रहा है, फिर श्रम बल में उनकी भागीदारी क्यों घट रही है? क्योंकि लघु और मध्यम उद्योग जो सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र हुआ करता था महिलाओं के लिए, मुसलमानों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, वो वहाँ पर जो है कमज़ोर हुआ और उसने इन सब के एक्सक्लूजन को बढ़ा दिया। तो पहली चीज़ यूपी का जो यहाँ पर समझिएगा कि जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो उसका एक बड़ा रीज़न यहाँ पर था कि वो जो क्षेत्र थे, यहाँ विकास की जो संभावनाएं थी, आर्थिक संभावनाएं, हमने उसका दोहन नहीं किया। तो आज यूपी की संभावना क्या है? लेदर इंडस्ट्री में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है यूपी, अगर हम फोकस करें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और ये इकोनॉमिक सर्वे की भी बात है, ये केवल मेरी बात नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे का भी मानना है कि लेदर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, जहाँ पर हमारे पास ट्रेडिशनल स्किल ऑलरेडी हैं, हमें उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पर जो है उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या यहाँ पर विकास था जिस पर जो संभावना है, जिसको हमने शायद कैपिटलाइज करने की कोशिश नहीं की? यूपी जो है धार्मिक रूप में सबसे समृद्ध क्षेत्र है, और यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं, या मुसलमानों के लिए भी। आप यहाँ सहारनपुर जाइए, आप यहाँ बरेली जाइए, तो ये जो यहाँ पर क्षेत्र हैं, चाहे वो देवबंद हो, चाहे यहाँ पर अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, तो ये जो क्षेत्र है यूपी, नॉर्थ इंडिया, ये तो माना जाता था कि सभ्यता का पालना है, ये तो संस्कृति का केंद्र माना जाता रहा है। तो ये ऐसा क्षेत्र है जो पूरे इंडिया के जितने भी टूरिस्ट हैं, मतलब आंतरिक रूप में जो हमारे पर्यटक हैं, उनका सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है, और पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ पर आ सकते हैं। तो पर्यटन दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र था जहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन, वो शायद जो है यूपी को, उसकी इकॉनमी को सबसे आगे ले जा सकता था, जिस पर हमने ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, उसकी भी वजह समझिए। धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन तभी हो सकता है कि जब आपके यहाँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है ज़्यादा अच्छी हो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रही है कि जितने भी प्लेसेस इस तरीके के रहे हैं, जो धार्मिक स्थल रहे हैं, वहाँ पर होटल आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम वहाँ पर देखी जाती थी, सिक्योरिटी कंसर्न वहाँ पर देखे जाते रहे हैं। तो इन वजह से जो उनका ग्लैमराइजेशन होना चाहिए, जिस तरीके से वहाँ पर सुविधाएं, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो हम नहीं कर पाए। तो ये एक बड़ा रीज़न यहाँ पर रहा, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट कल्चरल और जो रिलीजियस टूरिज़्म है वो नहीं हो पाए। जैसे यूपी में बौद्ध सर्किट की बहुत ज़्यादा संभावना है, अगर लुम्बिनी से जोड़ा जाए, और वहाँ पर जो है ये आपका श्रावस्ती, बलरामपुर होते हुए, सारनाथ होते हुए, और बिहार में उसको हम इंटर करें, तो ये बौद्ध सर्किट का एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी। रामायण सर्किट, नेपाल से लेकर अयोध्या, जनकपुर से लेकर अयोध्या तो स्टार्ट ही कर दिया गया है, और यहाँ से लेकर अलग अलग जहाँ जहाँ पर जो है रामायण जो कल्चर के फुटप्रिंट्स हैं, वहाँ पर उसको कनेक्ट किया जा सकता था। फिर यहाँ कृष्णा कनेक्ट जो मतलब एक सर्किट है, या फिर यहाँ पर सूफी सर्किट की बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत से दरगाह हैं यूपी में अलग अलग जगहों पर। तो ये जो है अपने आप में जो है कल्चरल, सोशल, रिलीजियस जो है टूरिज्म का एक बड़ा सेक्टर था, जिसको हम उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए जिस तरीके से हम कर सकते थे। थर्ड जो सेक्टर यहाँ पर था कि यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र रहा है, तो अगर आपके यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आपके यहाँ सर्विस सेक्टर भी अच्छे तरीके से कर सकता है, ग्रूम कर सकता है, बूम कर सकता है। यहाँ पर बहुत संभावनाएं थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही? एजुकेशन आपके यहाँ अच्छा नहीं रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रहे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर नहीं रहा है। तो इस वजह से केवल कुछ ही सेंटर रहे हैं, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर वाराणसी में बीएचयू है, या प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, तो कुछ एक यूनिवर्सिटी, लेकिन ये भी यूनिवर्सिटी जो है आफ्टर 1990 स्टूडेंट पॉलिटिक्स और बहुत से अलग अलग रीजन से इनका डिग्रेडेशन होता गया है। अदरवाइज़ अगर यूपी में जो है हम अपनी डेमोग्राफी डिविडेंड को वो बेहतर बना दें, तो यहाँ पर कुमार बसंत, हाँ बताइए, कुछ क्वेश्चन है आपका? सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर, हाँ क्या ये क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी हम लोगों को? हाँ, मिलेगी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। तो सर यहाँ नोट्स नहीं पर बना रहे थे इसलिए पूछ रहे नहीं नहीं, मिलेगी मिलेगी। तो यहाँ थे। पर ओके जो सर, है थैंक ये प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था, उसको अगर आप कैपिटल, आप भी देखिए, आपका जो विकास मॉडल होना चाहिए वो तो आपके हिसाब से होना चाहिए ना। आपका जो स्ट्रेंथ है, तो आपके पास मिनरल्स नहीं है, तो आपके पास तो ह्यूमन रिसोर्स है, इससे बड़ा रिसोर्स क्या हो सकता है? तो एजुकेशन वो एक सेक्टर है जहाँ पर हम ये काम कर सकते थे, यानी स्किल डेवलपमेंट करने की यहाँ पर ज़रूरत थी। यहाँ पर अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग जो है पॉपुलेशन, मतलब ज़्यादा वहाँ पर उनको प्रमोट करते, तो बीपीओ का बड़ा सेंटर यहाँ पर बन सकता था। यहाँ पर जो है
अगर हम अच्छे तरीके से करें तो हमने कहा गाइड जो है, बहुत से टूरिस्ट गाइड यहाँ पर बन सकते हैं, चूँकि अगर दोनों को क्लब कर दिया जाए तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत सी संभावनाएँ यूपी में इस तरीके की रही हैं, आर्थिक संभावनाएँ, जिस पर काम करना चाहिए था शायद, लेकिन हम उस तरीके से काम नहीं कर पाए। तो ये भी एक बड़ा जो है इशू रहा, जिसकी वजह से ये उतना कैपिटलाइज़ अपने आप को नहीं कर पाया। तो ये सब एरिया रहे हैं जहाँ पर यूपी जो है वह आर्थिक रूप में अपने को मजबूत कर सकता था, बेहतर कर सकता था, और इसके पास वो सारी क्षमता थी। तो हमने कहा राजनीतिक रूप में इसका महत्व है और आर्थिक रूप में महत्व है। इकोनॉमिक पोटेंशियल इसके पास बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि यह $1 ट्रिलियन की जो इकॉनमी की बात की जा रही है वो अचीव करें। लेकिन अभी उस पर भी बात करेंगे कि वहाँ पर एक बड़ा इशू ये है कि अभी का अगर जो हम देखें जिस तरीके से, तो 2027 तक जो टारगेट है वो इतना प्रैक्टिकल टारगेट नहीं लग रहा है, लेकिन इस पर अलग से बात करेंगे। तो एक तो हमने कहा आर्थिक संभावनाएं। तीसरा अगर हम देखें तो यूपी जो है इसका जो है, अगर हम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो बड़ा महत्व रहा है। तो अभी जैसे ही डिस्कस हुआ था, संस्कृति का केंद्र है, और यहाँ पर जो है गंगा जमुना जो तहजीब की बात की जाती है वो यहाँ पे रहा है, और माना जाता रहा है कि सोशल जो है एक हार्मनी, एक बड़ा डाइवर्सिटी वाला ये रीज़न यहाँ पर है, और इस रीज़न से जो है काफ़ी चीज़ें, मैसेजेस जाते हैं यहाँ पर, जितनी विविधता यूपी की है। और यूपी जो है अपनी इस विविधता को लेकर पूरे वर्ल्ड वाइड जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पर है। लेकिन अब ये अलग बात है कि पिछले कुछ सालों से दंगों का इतिहास हमने देखा है, मॉब लिंचिंग का इतिहास देखा है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यूपी की इस इमेज को यहाँ पर कमज़ोर करती हैं। लेकिन ये जो यूपी का इमेज है, ये यूपी को एक सॉफ्ट पावर के रूप में जो है मजबूत कर सकता है। और यूपी जो है, जो इसकी डाइवर्सिटी है, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा रोल, मेजर रोल प्ले कर सकता है। क्यों कर सकता है? यूपी अगर हम देखें, यूएई में गल्फ़ कंट्री की अगर हम बात करें तो केरला और यूपी, ये दो स्टेट हैं जिसके सबसे अधिक जो है पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, यानी जो हमारा डायस्पोरा है, जहाँ से हमारे हमारे पास रेमिटेंसेस आते हैं। और यूपी के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं और अच्छी जगहों पर वहाँ पर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने पॉपुलेशन को, अपने इस सोशल डाइवर्सिटी को कैपिटलाइज करें तो हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंस है, लेकिन यही हमारी चैलेंजेस बन जाती हैं। तो जिन चीज़ों की हम जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बता रहे हैं वहाँ पर चैलेंजेस हैं, सोशल इंपॉर्टेंस बता रहे हैं उसके मतलब चैलेंजेस हैं, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रहे हैं तो उसके चैलेंजेस हैं। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो है चैलेंजेस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल होना चाहिए था, शायद इन सब चीज़ों को कंसिडर करके बनना चाहिए था। उस तरीके का डेवलपमेंट मॉडल यहाँ पर नहीं आ पाया। तो इस वजह से यूपी अभी तक नहीं जो है, जो अचीव करना चाहिए था वो अचीव नहीं कर पाया है। और अब जो है, अगर यूपी को अचीव करना है $1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ, तो उसे इन तरफ आना पड़ेगा। और एक लास्ट चीज़ यहाँ पर, इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव उसी में हम जोड़ देते हैं, और वो है एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। कृषि के क्षेत्र में वैश्विक खाद्यान्न केंद्र बनने की यूपी की पूरी संभावना है। और दूसरा, यहाँ पर जो है पशुपालन में और दुग्ध पालन में पूरी दुनिया में ये लीड कर सकता है, और अभी भी ये नंबर 1 यहाँ पर बना हुआ है। इस मार्केट को और ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा जो है वेल डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा किया जाता है तो यूपी और बेहतर तरीके से काम करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर हम अभी पहले केवल एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहे थे यूपी का, कि जो यहाँ पर बीमारू स्टेट रहा, जैसा लोगों ने कहा, यहाँ पर ग्रोथ इंजन के रूप में पॉसिबिलिटी क्या है, वो हम लोगों को डिस्कस यहाँ पर करना था। अब हम लोगों को जो देखना है वो यहाँ पर देखना है कि यूपी के अलग अलग रीजन जो है उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनके इशूज़ क्या है, थोड़ा उनको आइडेंटिफाई करके तब हम लोग स्पेसिफिक करंट के इशूज़ पर आएंगे, तो आसानी से हम लोगों के लिए डिस्कस करना आसान रहेगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी को, वेस्ट यूपी, और फिर हम लोग पूर्वांचल और बुंदेलखंड, 3 रीजन में हम यूपी को ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे। पहले वेस्ट यूपी को समझिएगा। तो वेस्ट यूपी जब भी इसको देखिएगा तो एक मैप अपने सामने जरूर रख लीजिएगा, तब उसको आप विजुलाइज वहाँ पर करिएगा। वेस्ट यूपी की बात करें तो वेस्ट यूपी को 3 पार्ट में हम जो है यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है जो दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ है, यानी गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर, ये जो है, और उत्तराखंड तक ये पूरा फैला हुआ है। तो ये जो बेल्ट है, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर, एक तो हम ये देख सकते हैं। दूसरा, हम आगरा मथुरा का जो रीजन है वेस्ट यूपी में, ये सब है। और तीसरा रुहेलखंड का, बरेली और मुरादाबाद का रीजन। ये 3 रीजन में हम वेस्ट यूपी को यहाँ पर देख सकते हैं।
अब इसमें भी अलग अलग जो रीज़न है ना, इन तीनों के अलग अलग इशूज़ हैं। तो आप जिस रीजन में आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट है, तो कई बार वहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसकी समझ आपके पास होनी चाहिए। हम पहले गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, नोएडा वाला जो रीज़न है, थोड़ा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो रीज़न रहा है, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, ये रीज़न, यहाँ पर हमने कहा जमींदारी व्यवस्था नहीं थी, ये महलवाड़ी वाला इलाका यहाँ पर था। यहाँ पर जो है लैंड में जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में उस तरीके की इनइक्वलिटी नहीं थी जो ईस्टर्न यूपी में यहाँ पर देखी जाती थी। और यहाँ पर जो है हमने जैसा बताया कि ये हरित क्रांति का क्षेत्र रहा है। हरित क्रांति का क्षेत्र है, वैज्ञानिक कृषि यहाँ पर हुई, नहर का विकास यहाँ पर था, इरिगेटेड एरिया बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर जो है खेती के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में ग्रीन रिवोल्यूशन ने काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर ग्रो बनाया और ये जो है इकोनॉमिकली प्रॉस्पर्स हुए। 70 के दशक में अगर बात किया जाए तो वेस्ट यूपी का जो मुख्य फसल था वो गन्ना बन चुका। इस रीजन का गन्ना जो है, शुगर केन सबसे मेन क्रॉप यहाँ पर बन गया और इस वजह से यहाँ पर चीनी उद्योग वो एक बड़े उद्योग के रूप में आया। तो एक इंडस्ट्री भी आई, शुगर केन क्रॉप आया और उसके वजह से चीनी इंडस्ट्री यहाँ पर आई। और इसके साथ साथ एक छोटा उद्योग और आया, गुड़ और खानसारी का। ये जो क्षेत्र है गुड़ खानसारी उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है ये डेवलपमेंट यहाँ पर देखा गया था। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ चावल की भी खेती होती है, मक्के की भी खेती होती है, कुल मिलाकर ये सब चीज़ें यहाँ पर रही हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर आया। इकोनॉमिक ग्रोथ आया तो हमने कहा कि बुलक कैपिटलिस्ट यहीं पर पहली बार वेस्ट यूपी में आए। डोमिनेंट कास्ट जो है उन्होंने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अपना स्टार्ट करना शुरू कर दिया और यहाँ पर ओबीसी पॉलिटिक्स जो है वो इमर्ज हुआ और चौधरी चरण सिंह जो है इसी एरिया से पहले जो है नॉन कांग्रेस के जो है चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बने। तो वेस्ट यूपी का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए यह जो क्षेत्र है यहाँ किसान भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। महेंद्र सिंह टिकैत का यही क्षेत्र है वेस्ट यूपी और यहीं पर किसान, आप देखिए ईस्ट यूपी में आपको इतना मोबिलाइजेशन नहीं दिखाई देगा। अभी जो ये शुरू हुआ था किसान आंदोलन, वो वेस्ट यूपी में ही क्यों दिखाई दिया? तो एक तो रीज़न ये हो सकता है कि जो नया किसान कानून था उससे जो बड़े किसान थे उनके हित प्रभावित हो रहे थे जो इस क्षेत्र में है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के किसान हमेशा से पॉलिटिकली मोबिलाइज रहे हैं, अवेयर रहे हैं। इस वजह से, और यहाँ हमेशा किसान यूनियन का एक अच्छा खासा प्रभाव रहा है, इस वजह से ये देखा गया है। ईस्ट यूपी में वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं रहा है, वो पॉलिटिकल कंसंसनेस नहीं रहा है, वो किसान यूनियन नहीं रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर समझिएगा, तो एक तो हमने बताया कि इसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ा। दूसरा चीज़ है यहाँ पर सोशल जो हार्मनी है वो बहुत अच्छी रही है हमेशा से। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, हमने कहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मेरठ जो है वो खेल का सामान मिल रहा था, जूते मिल रहे थे। सहारनपुर हुआ, बुलंदशहर हुआ जहाँ ग्लास पॉटरी उद्योग है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की खासियत क्या थी कि यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो मालिक थे वो हिंदू और पंजाबी थे और मजदूर मुख्यतः मुसलमान थे। तो इसकी वजह से एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी दोनों में थी, यानी हिंदू पंजाबी मुस्लिम सब आपस में जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। तो जब आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपके मिल जाते हैं ना, तो फिर आपका जो है आपके एक दूसरे के खिलाफ इनिमिटी की भावना नहीं आ पाती है, आप लोगों का जो है कन्फ्लिक्ट नहीं होता। इसलिए वेस्ट यूपी वह दंगों का इतिहास नहीं रहा है। और जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ ये अपने आप में एक सरप्राइज फैक्टर था कि क्यों यहाँ पर दंगे हुए, अभी उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी पहले यहाँ पर समझिएगा कि ये जो क्षेत्र रहा है सामाजिक समरसता का, सामाजिक सौहार्द का क्षेत्र रहा है। यहाँ जातिगत जो है आपको जो है पहचान हावी दिखेगी धार्मिक पहचान की तुलना में। यहाँ रिलीजियस कॉन्शसनेस नहीं था, यहाँ पर कास्ट कॉन्शसनेस है कि हम जाट हैं, हम जो है त्यागी हैं, हम गुज्जर हैं, ये आपको दिखाई देगा। इसलिए अगर आप वेस्ट यूपी में जाएंगे तो वेस्ट यूपी में खाप पंचायत का प्रभाव आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो बेसिकली ये जो क्षेत्र रहा है उस तरीके का सांप्रदायिक दंगों का इतिहास नहीं रहा है, जातिगत संघर्ष रहे, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। और इवन यहाँ पर जो क्राइम भी होते हैं ना वो कास्ट बेस्ड क्राइम आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। कास्ट बेस्ड क्राइम का मतलब क्या है कि यहाँ पर अलग अलग जातियों के जो है माफिया वो अपने आप को वो वहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो एक अलग तरीके का यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन जैसा हमने कहा कि 1990 के बाद ये जो क्षेत्र था इसमें बड़ा बदलाव आया। तो उस बदलाव ने यहाँ का पूरा सोशल समीकरण और इकोनॉमिक फैक्टर वो बदल दिया। तो थोड़ा उसको बारे में एक बार पहले समझ लेते हैं। हुआ यह कि 90 के बाद इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसलिए स्टार्ट हुआ कि एनसीआर वहाँ पर आ चुका था, एनसीआर का कंसेप्ट। एनसीआर में इन रीजन को लिया जाने लगा तो यहाँ का लैंड जो है उसकी कीमत बढ़ने लगी। रियल इस्टेट यहाँ का एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में आया।
तो रियल एस्टेट आया तो ज़मीन की कीमतें जब बढ़ी तो इनका प्रॉस्पेरिटी और बढ़ा, एक तो हरित क्रांति की वजह से, और अब जब से यहाँ पर रियल एस्टेट जो है यहाँ पर आया इंडस्ट्री, तो इसने इनका आर्थिक समृद्धि और ज़्यादा कर दिया। दूसरा, यहाँ इंडस्ट्रियल हब बनने लग गए, जैसे गाजियाबाद और नोएडा, दो बड़े इंडस्ट्रियल हब यहाँ पर बन गए। नोएडा बन गया यहाँ पर जो है आपका सर्विस हब, कि जो पूरा का पूरा जो है, मतलब अगर नॉर्थ यूपी का हम बंगलौर बोले तो वो हमारा नोएडा इस वक्त बना हुआ है, सिलिकॉन वैली। और एक तरफ गाजियाबाद इंडस्ट्रियल हब के रूप में यहाँ पर बना। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर इस एरिया में, वेस्ट यूपी में गाजियाबाद और नोएडा की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आया। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर ये जो क्षेत्र रहा है वेस्ट यूपी का, यहाँ एजुकेशन कल्चर बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं था। कारण ये था कि शिक्षा हम क्यों लेते हैं, मतलब यूपी में या हम इंडिया की बात करें, शिक्षा का मेन फैक्टर जो रहा है रोजगार से जुड़ा हुआ रहा है, कि शिक्षा हमें चाहिए रोजगार के लिए। लेकिन यहाँ रोजगार की तो कोई किल्लत थी नहीं, हरित क्रांति ने खेती को इतना मतलब कि आर्थिक रूप में वो बना दिया था संभावनाशील, कि लोग तो आसानी से खेती में चले जाते थे, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री आई तो वहाँ भी पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं। तो एजुकेशन कल्चर उतना ज़्यादा ट्रेडिशनली नहीं रहा है। तो इस वजह से जब अचानक 90 में इंडस्ट्रियल हब और सर्विस हब ये बना, तो यहाँ पर जो है मजदूरों की, और वो भी स्किल्ड लेबरर, यानी कौशल युक्त जो है व्यक्तियों की ज़रूरत हुई, और ये माइग्रेट होकर अलग अलग रीजन से आने लगे। जैसे ईस्ट यूपी से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बड़े जो है लोग काम करते हैं, नोएडा में, गाजियाबाद में, जो यहाँ पर जो है मैनेजरियल जो जॉब हो गए या इस तरीके के काम। तो यहाँ पर ये देखा गया कि प्रवासी यहाँ पर, माइग्रेटेड लोग यहाँ पर आने लगे। तो माइग्रेटेड लोग जैसे जैसे आएंगे तो एक समय के बाद उनका विरोध भी होगा, यहाँ पर उनको लेकर भी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका था। दूसरी चीज़ यह है कि अब यहाँ पर एक तो हमने कहा कन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट होगा कि जो यहाँ के लोकल वर्सेस आउटसाइडर, एक कन्फ्लिक्ट यहाँ का ये है प्रॉब्लम। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है, रियल एस्टेट का जब यहाँ पर आया मामला, तो लैंड को लेकर, लैंड पे कंट्रोल को लेकर बड़ा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर भूमि नियंत्रित करने के लिए भू माफिया का कंसेप्ट यहाँ पर आया, और ये जो भू माफिया आया इसने क्राइम को ग्लैमराइज कर दिया। यहाँ पर जो पूरे पूर्वी यूपी में, आप कहेंगे पूर्वी यूपी में अपराध का कल्चर क्यों रहा, क्योंकि अपराध ग्लैमराइज था, यूथ के पास एक कोई और ऑप्शन नहीं था। ये ऑप्शन ऐसा था जो उनको जो है सम्मान देता था, ग्लैमर देता था, रिस्पेक्ट देता था, तो इसलिए यूथ जो है वो क्राइम में आना स्टार्ट कर दिए। तो ये चीज़ यहाँ पर आया। अब एक और चीज़ समझिए, जिन लोगों की ऑप्शनल सोशियोलॉजी होगा वो कल्चरल लैग का कंसेप्ट समझते होंगे। कल्चरल लैग एक कंसेप्ट होता है। कल्चरल लैग ये कहता है कि कई बार जो है सिविलाइजेशन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन कल्चर जो है वो धीरे 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 आगे बढ़ता है। सिविलाइजेशन क्या होती है कि जो हम बिल्ड कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये चकाचौंध, ये अर्बनाइजेशन, ये सब सिविलाइजेशन है। कल्चर क्या है, माइंडसेट, हमारा लाइफ स्टाइल। ये जो क्षेत्र था ना, यहाँ सिविलाइजेशन तो आया, इंटर कर गया, कल्चरल चेंज उस तरीके का नहीं आया, माइंडसेट में उतना तेजी के साथ चेंज नहीं आया। तो यह बेसिकली एग्रीगेरियन सोसाइटी ही रहा, कृषि समाज रहा। इसलिए इस सोसाइटी में विमेन को लेकर जो सोच थी वो ट्रेडिशनल ही रही। तो यहाँ पर ये देखा गया कि इस इलाके में जो विमेन रिलेटेड वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों, कल्चरल क्लैश की वजह से। अब देखिए सिविलाइजेशन का हम बात कर रहे हैं, तो सिविलाइजेशन क्या, दिल्ली बगल में है, अब यहाँ पर पब खुल गया, यहाँ पर जो है नाइट जो कल्चर है वो वहाँ पर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर वेस्टर्न जो है ड्रेस यहाँ पर आने स्टार्ट हुए, इंटरकास्ट मैरिजेस, लव मैरिजेस, ये चीज़ें स्टार्ट होंगी। लेकिन जो हमारा माइंडसेट है वो ट्रेडिशनल है। हम चाहते हैं सेम कास्ट में मैरिज हो, हम चाहते हैं कि महिलाएं जो है वो सिविलाइज्ड होकर रहें। तो ऐसे में जब भी महिला कोई ऐसी दिखाई देगी जो कम कपड़े पहने हुए है, या जो है यहाँ पर वो ड्रिंक लेते हुए, स्मोक करते हुए दिख गई, ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बाहर वो जो है वो निकलती हुई दिख गई, तो वहाँ पर वो वनरेबल होगी उसके ऊपर अटैक को लेकर, क्योंकि लोगों की जो सोच रहेगी वो इतनी तेज़ी से चेंज नहीं होती है। इसलिए इस रीजन में आप देखिए, यहाँ पर निर्भया जैसे केस जो हुआ था दिल्ली का, वो उसका भी रीज़न यही था कि ये जो रीज़न यहाँ पर हैं, इस रीजन में कल्चरल क्लासेस जो हैं, जो भी रहने वाले लोग, चाहे आउटसाइडर चाहे इनसाइडर, वो जो है उतनी तेज़ी के साथ अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर पाए। तो उस वजह से यहाँ पर जो है विमेन के रिलेटेड वायलेंस जो है
वो क्रिएट होंगे यहाँ पर। जैसे खाप पंचायतें यहाँ पर हैं, तो कई बार यहाँ पर देखा गया शुरुआती दौर में 2010 उसमें कि खाप पंचायतों ने कहा कि अब महिलाएं जींस नहीं पहन सकती हैं, मोबाइल नहीं रख सकती हैं लड़कियाँ, इस तरीके के कई फरमान, और ऑनर किलिंग का पूरा ये क्षेत्र वहाँ पर रहा। तो ये एक बड़ा रीज़न यहाँ पे रहा। और दूसरा जो भ्रूण हत्या, फीमेल फ्यूरिसाइड का मामला रहा, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। तो इन सब वजहों से विमेन से रिलेटेड जो वायलेंस थे वो यहाँ पर इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा देखे गए। तो ये भी यहाँ पर आया। अब एक और चीज़ यहाँ पर जो देखा गया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो जैसे जैसे कमज़ोर होती गई आफ्टर 1990, तो हमने कहा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो आर्थिक अंतर्निर्भरता थी वो कमज़ोर हो गई। और ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि रिलीजियस आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया, मजबूत कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जो वैश्वीकरण है उसकी एक मूल मुद्दे को समझिएगा। वैश्वीकरण जब आया तो पाश्चात्य संस्कृति, पहले देखिए वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व का एकीकरण, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन यहाँ पर हो। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन था ये टू वे प्रोसेस नहीं था कि मतलब हम वेस्टर्न सोसाइटी को भी उतने ही प्रभावित कर रहे हैं जितना हम वेस्टर्न सोसाइटी से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा नहीं। वेस्टर्न सोसाइटी ने हमें ज़्यादा प्रभावित किया, और वेस्टर्न सोसाइटी ने जब हमें ज़्यादा प्रभावित किया तो कई बार ये देखा गया कि हमारे अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस वहाँ पर क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, पहचान का संकट। जैसे एग्जाम्पल अभी आप देखिए 31 दिसंबर था, जितना भीड़ जितना हुजूम लोगों ने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने में किया, शायद इतना होली दिवाली में आपको क्रेज नहीं दिखाई देगा। दिवाली के जो यहाँ पर रमज़ान के महीने भर के दिन है या नवरात्र के 9 दिन, उससे तो ज़्यादा पॉपुलर आपका फरवरी का 7 दिन है। वो 7 दिवसीय जो पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, वो तो और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जब ये चीज़ें आएंगी लोगों को लगेगा करे हमारा जो कल्चर है वो तो मतलब हमारे बच्चे, हमारा नई पीढ़ी जो है हमारे कल्चर को नहीं ध्यान दे रहा है। वो यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहा है, हेलोवीन सेलिब्रेट कर रहा है, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा है, और होली दिवाली रमजान जो हमारे धार्मिक हमारे परंपराएं हैं उनको वहाँ नहीं कर रहा है। तो इससे आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान संकट आता है। हर समुदाय अपने धार्मिक पहचान को और मजबूती से, कठोरता से लागू करना चाहता है, जिससे अगली पीढ़ी वह धर्म को सुरक्षित रखे। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, यही रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और रिलीजियस बायसनेस को लेकर आ जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो चुका था, तो धार्मिक पहचान भी धीरे धीरे आने लगी। एक तो एकता, लघु और मध्यम उद्योग टूटे तो एकता वो टूटी हिंदू मुस्लिम की, और दूसरा पहचान का संकट ने मुस्लिम को अलग धार्मिक पहचान दिया, हिंदुओं को अलग दिया यहाँ पर। तीसरा क्या हुआ, 2010 के बाद से सोशल मीडिया बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी, और सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ और हेट स्पीचेस, उन्होंने इतनी तेज़ी के साथ यहाँ का पूरा सोशल हार्मनी जो था वो ब्रेक किया, और जिसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपका मुजफ्फरनगर राइट रहा। वह दंगा जो है यहाँ पर आया। उस दंगे का एक और वजह था, वो जो दंगा यहाँ पर आया था, क्योंकि 2008 के बाद जो आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में आई थी तो भारत में भी तो असर वहाँ पर था। तो मंदी के बाद से जो है फ्रस्ट्रेशन, इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन यूथ में अब बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर आ रहा था, युवाओं में कुंठा बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन था, ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है, हमें ये लगता है कि हमारा जो है खराब स्थिति इसलिए है क्योंकि जो और दूसरे समुदाय के लोग हैं उनकी वजह से वो हमारे संसाधनों पर कब्जा कर ले रहे हैं, वो जो है यहाँ पर सरकारी नौकरियों पे कब्जा कर ले रहे हैं, या वो आबादी बढ़ा रहे हैं या ये आबादी घटा रहे, इस तरीके की यहाँ पर मान्यताएं हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो एक ये फ्रस्ट्रेशन जो था इसने कम्युनल टेंशन को यहाँ पर क्रिएट किया, और इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आई। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें वेस्ट यूपी की प्रॉब्लम, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगी। वो क्या क्या प्रॉब्लम है थोड़ा इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए क्या है, इस रीजन का ग्रोथ बहुत हुआ है। वेस्ट यूपी इकोनॉमिकली सबसे प्रॉस्परस रीजन माना जाता है, चाहे वो नोएडा हो चाहे वो गाजियाबाद हो, और अभी तमाम तरीके के इन्वेस्टमेंट इस इलाके में आ रहे हैं। सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट अगर 44% इन्वेस्टमेंट देखें तो इसी जो है डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रोथ है क्या ये यहाँ पर इंक्लूसिव नेचर का है, क्या ये सस्टेनेबल नेचर का है, तो ये पहला सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम जो देखी जा रही है वो जॉबलेस ग्रोथ की है, कि ग्रोथ जो आ रहा है वो एक तो यहाँ पर आ रहा है सर्विस सेक्टर में जहाँ पे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। दूसरा जो गाजियाबाद मेरठ में वहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर भी जो है कैपिटल इंडस्ट्री ज़्यादा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जो मजदूरी रोजगार देती है, रोजगार देने वाला उद्योग नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं ये उस क्षेत्र में जो है बड़े स्तर पर रोजगार नहीं दे पा रहे, पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि यहाँ का एग्रीकल्चर जो मेन रोजगार का अभी तक क्षेत्र था
वह अब सेचुरेट हो चुका है। सेचुरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अनसस्टेनेबल जो है प्रोडक्शन हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि अब मिट्टी की उर्वरता अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि उर्वरकों का बड़ा बड़ा स्तर पर इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब जो है इकोनॉमिक जो ग्रोथ होना चाहिए था वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो कम होगा। तो ये एक संकट यहाँ पे आ रही है। फिर जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत तेज़ी से नीचे डिप्लीट कर रहा है। तो इस वजह से अब जो है सिंचाई में भी बाधा यहाँ पर आ रही है। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से कृषि जो मेन था वो भी कमज़ोर हो रहा है। तो जो नए रोजगार उद्योग आए हैं वो रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, और जो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हैं एग्रीकल्चर, एनिमल एनिमल हस्बेंड्री, तो वहाँ पर जो है यह दिखाई दे रहा है कि उनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो धीरे धीरे सेचुरेशन पे आ गया है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये जो आ रही है इकोनॉमिक ग्रोथ के संदर्भ में। दूसरा ये जो है इंक्लूसिव इन नेचर नहीं है। अभी भी यहाँ पर जो है सभी जो स्ट्रेटा हैं वहाँ तक जो डेवलपमेंट पहुँचना चाहिए वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। अभी भी जो सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए बेसिकली, देखिए विकास हो, समृद्धि हो, लेकिन समृद्धि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के रूप में नहीं हो रहा है तो वो बहुत बड़े स्तर पर जो है नहीं कर पाएगा। तो यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट अभी इंडिकेटर में भी बहुत काम करना बाकी है, चाहे वो महिलाओं की स्थिति हो, चाहे दलितों की स्थिति हो, वहाँ पर बहुत कुछ होना बाकी है। तो एक तो बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि जो इनके सामने क्राइसिस यहाँ पर है। दूसरा जो क्राइसिस यहाँ पर है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये लोग करना चाहते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, इनको टफ कंपटीशन उत्तराखंड से मिल रहा है। अभी तक सहारनपुर जो है बिल्कुल यहाँ पर पूरा डोमिनेट करता था, लेकिन अब रुद्रप्रयाग वो एक अल्टरनेटिव बनता जा रहा है, और उत्तराखंड छोटा स्टेट है, वो बहुत से इंसेंटिव दे रहा है। तो यहाँ से शिफ्टिंग उस तरफ भी हो रही है, उत्तराखंड की तरफ। इधर हरियाणा जो है तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। तो इसलिए जो है इनके कंपटीटर भी आ चुके हैं इस रीजन में। जो इनका डोमिनेंस था ये यूपी को सोचना पड़ेगा कि अब जो है पहले आपका होलसेल जो है एक डोमिनेंस था वो अब नहीं रहा है। अब आसपास के जो जैसे अलवर है राजस्थान में, वहाँ तक पहुँच रहा है डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ। तो कहने का मतलब है कि अब इनके पास ये भी कंपटीशन यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ा इशू यहाँ पर है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्राइम किस किस तरीके के हैं? अभी भी जो लैंड रिलेटेड क्राइम है वो अभी भी बने हुए हैं यहाँ पर। तो एक तो वो बड़ा प्रॉब्लम है, भूमि संबंधी अपराध जो है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो कास्ट कन्फ्लिक्ट है वो अभी भी यहाँ पर बना हुआ है, और कम्युनल कन्फ्लिक्ट अभी भी ये सेंसिटिव इलाका पूरा का पूरा बना हुआ है। और कम्युनल कन्फ्लिक्ट ये नए तरीके का यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर के सामने। तीसरा, विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है वो अभी भी यहाँ पर एक बड़े प्रॉब्लम के रूप में देखा जा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम वेस्ट यूपी के हैं, जिनको आइडेंटिफाई करके अगर उनका सलूशन नहीं निकाला जाता है तो वेस्ट यूपी में आने वाले समय में जो है वो क्राइसिस यहाँ पर आ सकता है। तो इन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है। तो ये वेस्ट यूपी में जो इस 3 रीजन थे इनकी हम लोग बात कर रहे थे। अब कल जो है इस पर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वेस्ट यूपी कंप्लीट कर लेंगे, पूर्वांचल मतलब कल हम रीजन जितने भी हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर अगले दिन हम वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड बन सकते हैं फैक्चुअल, वो सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे, और उस पर हम लोग कल बात कर लेते हैं। तो जैसा भी रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहेगा ग्रुप में आप लोग सेंड कर। हाँ, कुछ बोल रहे हैं कैलाश जी? क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है, जैसे पूछ भी लेते हैं, डबल इंजन की सरकार अच्छी है कि स्वतंत्र सरकार अच्छी हाँ है? बिल्कुल, यहाँ पर एकदम क्लियरिटी रखिए कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर जो है चाहे हमारा जो देश है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है कि जहाँ पर सेंटर और स्टेट मिलजुल कर काम करेंगे। अगर जो है दोनों जगहों पर एक दल की सरकार होती है तो ऐसी स्थिति में ये एक फ़ायदा देखा जा सकता है कि वहाँ पर सिनर्जी अच्छा रहेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, कन्फ्लिक्ट वहाँ पर बहुत कम होंगे, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत कुछ अपने लिए डिमांड कर सकती है। लेकिन एक दूसरा प्रॉब्लम ये भी रहता है कि वहाँ पर अगर नेशनल गवर्नमेंट जो है वह डोमिनेट करना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट अपोज नहीं कर पाती है। तो इसलिए जो है ये डिपेंड नहीं करता है कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है या वहाँ पर जो है वह जो है डबल इंजन की सरकार है। डिपेंड ये करता है कि वह जो भी गवर्नमेंट है वह अपनी स्टेट के प्रायोरिटी के हिसाब से डेवलपमेंट के लिए काम कर पा रही है, फोकस कर पा रही है, और उससे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी डिमांड, अपने एस्पिरेशन सही तरीके से बता पा रही है या नहीं बता पा रही है, और सही तरीके से वो रिस्पॉन्ड मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर दोनों जगहों पर एक दल की सरकार होती है तो उसका फ़ायदा होता है कुछ जगहों पर, लेकिन उसके नुकसान भी होते हैं। अगर राष्ट्रीय सरकारें दबाने की कोशिश कर दें तो वहाँ पर जो है राज्य सरकार कुछ विरोध भी नहीं कर पाएगी ना।
और कुछ? हाँ, कोई हैंड रेज किया है? हाँ प्रणाम दीपक। सर, ये पूछ रहा हाँ हूँ, यूपी से संबंधित अगर जनरल समस्याएं या संभावनाओं की बात की जाएगी हाँ तो हम उसको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पक्षों में तोड़ते हुए बताएं या फिर वेस्टर्न सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी के संदर्भ में नहीं नहीं नहीं, बताएं? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ठीक अलग है। अलग रीजन वाइज हमें नहीं बताने। और पहले तो आप पहला ये काम ही कर दीजिएगा, पहली ही प्रॉब्लम बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर रीजनल जो है डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा, प्रादेशिक असंतुलन बहुत ज़्यादा थी। जो यूपी की मेन समस्या है ना, वो यहाँ पर अगर रीजनल डेवलपमेंट मतलब इम्बैलेंस जो डेवलपमेंट रहे ना अलग अलग रीजन के, तो ये एक फैक्टर रहा है। अब इसके बाद आप सारे फैक्टर बताते जाइए वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, तो बाकी के जो भी क्वेश्चन होंगे आप एक बार ग्रुप में भी आप कर सकते हैं, और कल इसके आगे फिर हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। थैंक यू।